ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और शायद हम लोग आज ये वीडियो कंप्लीट भी कर डालेंगे। बाकी की जो टॉपिक्स रह गए ना, अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। जो मेन एरिया था वो हम लोगों ने कवर कर रखा है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफेंस। अच्छा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं वो समझा देता हूँ आपको। देखो, वो तो हम लोगों ने समझ चुके ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन फिर भी अभी एक बार जान लेते, एक बार रिवाइज कर लेते कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम लोग हमारे पास एक राइट होता है कि हमारे साथ कुछ भी गलत अगर हुआ और किसी ने भी गलत किया तो हम उसके अगेंस्ट जो है केस कर सकते हैं एंड डिमांड कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत मोस्टली हम लोग देखते कि जो रिलीफ आता है फ्रॉम दी जज, वो एग्जैक्टली वही चीज़ होता है जिस चीज़ का डिमांड अपना कौन कर रहा है, बताओ, प्लेंटिफ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने मेरा 2 काऊ वो तुमने चुरा लिया है, यू हैव स्टोलन माई 2 काऊ। नाउ आई कैन गो टू द कोर्ट एंड ऑर्डर फॉर अ स्पेसिफिक रिलीफ, रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक रिलीफ टू द जज, एंड द जज विल, इफ़ ही फील्स दैट हाँ स्पेसिफिक रिलीफ यहाँ पे होना चाहिए, तो जज स्पेसिफिक रिलीफ के तहत मुझको वो 2 काऊ जो है दोबारा रिटर्न करने के लिए बोलेगा। मतलब जिसने मेरा काऊ ले लिया उसको बोलेगा दोबारा अभी के अभी रिटर्न करो उसका काऊ। समझ में आ रहा है? वहाँ पे कंपेंसेशन वगैरह जो है ना, वो हम लोग नहीं देखते कि भाई अच्छा तुमने काऊ ले लिया अब तुमने कंपेंसेट कर देना है। नहीं, हमको चाहिए वही चीज़ जो तुमने मेरे से लिया है। समझ में आ रहा है? ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग देखने को मिलता है। अच्छा, आज हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफेंस। क्या देखेंगे बताओ? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफेंस, वो हम लोग देखने वाले हैं आज। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफेंस क्या देखेंगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफेंस। रिलीफ बाय देखो यहाँ से पढ़ते हम लोग। डिफेंस रेस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हम सूट हुआ है, सूट फाइल हुआ है, और वहां पे स्पेसिफिक रिलीफ कैसे मिलेगा? देखो, सेक्शन 9 कहता है कि वेर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर मुझको रिलीफ क्लेम किया जा रहा है। कौन सा रिलीफ? स्पेसिफिक रिलीफ। अच्छा, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है सर? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने काऊ चोरी कर लिया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ। ठीक है, अब क्या होगा? द पर्सन अगेंस्ट हुम द रिलीफ इज क्लेम्ड, मतलब जिसके अगेंस्ट रिलीफ क्लेम किया जा रहा है, मतलब द डिफेंडेंट। ठीक है, may plead by the way of defense any ground which is available to him under any law relating to contracts. The contract in question should be valid and enforceable. देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं हम लोग कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वजह से किसी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट के वजह से हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, स्पेसिफिक रिलीफ जो है, स्पेसिफिक रिलीफ के लिए हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पार्टी होगा, एक होगा प्लेंटिफ, एक होगा डिफेंडेंट। प्लेंटिफ डिफेंडेंट से स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहा है, ठीक है, क्लेम कर रहा है। डिफेंडेंट के पास अपने खुद के डिफेंस के लिए, क्या बताओ, डिफेंस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है ना, वो अपने खुद के डिफेंस के लिए बोल सकता है। क्या बोलेगा? बोल सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। अब ये नॉट वैलिड है, ये कैसे प्रूफ करेगा डिफेंडेंट खुद के डिफेंस के लिए? वो टेक करेगा हेल्प फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी प्रोविजन के तहत अगर हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वैलिड ही नहीं है, तो किस बात का रिलीफ दूं मैं, बताओ? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे? हम लोग डिटरमाइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वैलिड। अगर वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट का डिटर्मिनेशन होगा कि वो वैलिड है कि नहीं। अगर डिटरमाइन कर लिया हम लोगों ने कि वैलिड है, तब तो डिफेंस में
कुछ हो नहीं सकता, स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो मांगेगा ही। और अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड था तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है, स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो तो भैया कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सिंपल चीज है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट, ये लिख लेना है फटाफट, ठीक है। अच्छा ये रिपीट हो चुका है तो इसको हम लोग काट देंगे। इसको हम लोग देखेंगे कथा सुजाता रेड्डी वर्सेस सिदाम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था वही स्पेसिफिक रिलीफ्स के रिलेटेड कुछ है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इस केस में क्या हुआ था देखते हैं हम लोग। about a 2018 amendment to the law regarding property contracts in India, regarding property contracts in India। तो एक अमेंडमेंट आया था, उसके तहत, ठीक है, अमेंडमेंट से रिलेटेड एक केस लॉ है यहाँ पे जिसका नाम है कटा सुजाता रेड्डी वर्सेस सिदाम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अच्छा की पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। द केस सेंटर्ड ऑन वेदर दिस अमेंडमेंट अप्लाइड टू पास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ओनली फ्यूचर वंस, और ओनली फ्यूचर वंस, और ओनली फ्यूचर वंस। हम लोग देखेंगे इस केस में देखा गया है कि ये जो अमेंडमेंट आया है, जो भी अमेंडमेंट आया हो रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, वो अमेंडमेंट क्या प्रीवियस केसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि हाँ भैया प्रीवियस केसेस के ऊपर तो वो एप्लीकेबल होगा नहीं। प्रीवियस जो केसेस चल रहे हैं, प्रीवियस जो केसेस सूट फाइल किया गया है, उसमें हम लोग ये अमेंडमेंट जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। अभी जो फ्यूचर में केसेस आने वाले उसके ऊपर अप्लाई होगा। द कोर्ट रूल्ड द अमेंडमेंट वाज प्रोस्पेक्टिव ओनली, दिस मीन्स इट अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड आफ्टर द अमेंडमेंट, ठीक है, समझ में आ चुका है। अच्छा बिफोर 2018 अमेंडमेंट से पहले क्या होता था सुनो। ग्रांटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज डिस्क्रिशनरी, मतलब किसके डिस्क्रिशन पे स्पेसिफिक जो है हमको मिलता था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जज के चॉइस के ऊपर। जज डिसाइड करेगा कि मिलेगा कि नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ रेगुलेटेड रूल्स नहीं थे। लेकिन 2018 के बाद द जज हैड टू यूज दिस डिस्क्रिशन फेयरली। However, the judge had to use this discretion fairly, ठीक है। तो ये जज के ऊपर था कि तुमको जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना है कि नहीं वो। अब वो चेंज हो चुका है, कहाँ पे चेंज हो चुका है, आफ्टर द अमेंडमेंट। द अमेंडमेंट लाइकली चेंज्ड हाउ जजेस हैंडल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इतना तुमको याद रखना है बस, ठीक है। अमेंडमेंट से पहले पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जज के ऊपर, कोई रेगुलेटेड रूल्स नहीं था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जज के मर्जी के हिसाब से होता था। लेकिन अभी जज को भी रूल्स के दायरे में रह के डिसाइड करना होगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो लागू होगा कि नहीं आपके ऊपर। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है सर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर ओनली ए पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल एजेंडा को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होता, हो सकता है कि बहुत सारे एजेंडा थे, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ जो है ना देके एक पार्ट के ऊपर दिया जा रहा है। इसको हम लोग और बेहतर तरीके से जानेंगे। देखो, The court shall not direct specific performance of a part of a contract except as provided in the subsequent subsection। Exceptions है ये। Normally कॉन्ट्रैक्ट को आधा तोड़ के हम लोग एक हिस्से में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाएंगे, एक हिस्से में नहीं लगाएंगे, ऐसा पहले मतलब ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं होता था, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे हो सकता है, तो वो एक्सेप्शंस देखेंगे हम लोग। जनरल रूल क्या है, पहले सबसे पहले ये समझ लो कि कोई भी अगर किसी ने भी तुमसे पूछा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो क्या पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में लग सकता है, तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोलना है
कि हाँ लग सकता है, तुमको दोनों जवाब देना होगा। जनरली नहीं लगता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है इसके, ठीक है, ये इस प्रकार से तुमको रिप्लाई देना होगा। एक्सेप्शन क्या है कि इफ अ पार्टी कैन नॉट परफॉर्म द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट बट द अनपरफॉर्म्ड पार्ट इज माइनर इन वैल्यू, छोटा वैल्यू है, एंड कैन बी कंपेंसेटेड विथ मनी, and can be compensated with money, the court may order specific performance of the performed part and monetary compensation for the deficiency. सिंपल चीज़ तुमको समझा रहा हूँ, समझना इसको। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये तुमको एग्जीक्यूट करने होंगे। ये वाले पॉइंट्स पकड़ लो, तुमने 2 पॉइंट एग्जीक्यूट कर लिया है, एग्जीक्यूटेड, कॉन्ट्रैक्ट में 2 पॉइंट जो लिखा है वो एग्जीक्यूट कर लिया है, और बाकी का जो पॉइंट है जो तुमने एग्जीक्यूट नहीं किया है। अब स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो इसलिए मांगा जा रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इसलिए मांगा जा रहा है बाय द प्लेंटिफ, क्योंकि तुमने जो परफॉर्मेंस किया है वो सही तरीके से नहीं किया है परफॉर्मेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तुमने जो चीज़ किया है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वहाँ पे जो तुमने काम किया है वो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट काम किया है तुमने। तो जो काम ऑलरेडी हो चुका है, जो काम ऑलरेडी हो चुका है, इन दोनों कामों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करेंगे कि भैया ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत जो है इसका जजमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ काम किया है, और जो तुमने काम किया ही नहीं है, ये वाला पोर्शन जो तुमने टच भी नहीं किया है, ये वाला किया ही नहीं है, तो इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दे क्या? नहीं, जज कहता है कि नहीं करना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, तुमने ये वाला पॉइंट टच नहीं किया है, ये वाला काम एकदम नहीं किया है, तो इसमें मॉनेटरी कंपेंसेशन हम लोग दे देंगे, मॉनेटरी कंपेंसेशन, पैसा देके लेन देन करके हम लोग उसको निपटा डालेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ आपको, एकदम शॉर्टकट, मतलब आप कहोगे सर आपसे प्यार हो गया, मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो सिंपल चीज़ है, यह है ए, यह है बी, यह है ए, यह है बी। ए ने बी को 100 बीघा जमीन सेल किया। क्या किया? सेल किया। लेकिन बी ने जब उसका पूरा छानबीन किया, जांच किया, देखा कि यार 100 बीघा तो नहीं है, इसमें सिर्फ 98 बीघा है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 100 बीघा, लेकिन उसने तो 98 बीघा दिया, 2 बीघा कम। अब क्या करे? कोर्ट ने कहा है कि जो 98 बीघा आपको मिला है, इसके ऊपर हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगवाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी के जो 2 बीघा है वो तो कुछ हुआ नहीं ना, उसका कंपेंसेट कर देंगे हम लोग, उसका मॉनेटरी कंपेंसेशन, क्योंकि तुमने 2 बीघा के लिए पैसा ऐसे ही दे दिए, क्योंकि तुमने तो 100 बीघा के लिए पैसा दिया है ना, 100 बीघा खरीदा है, एज अ इन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल में ज़मीन में 98 बीघा से 2 बीघा है ही नहीं, तो 2 बीघा का जो पैसा है वो तुमको रिफंड कर देंगे हम लोग। बाकी 98 बीघा के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगे, मतलब ज़मीन तो देना ही होगा। देखो सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग। इफ अ पार्टी कैन नॉट परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ये नहीं, यहाँ से एग्जाम्पल, ए सेल्स बी 100 बीघास ऑफ लैंड बट ओनली ओन्स 98 बीघा, उसके पास है ही 98 बीघा और उसने 100 बीघा सेल कर दिया। द कोर्ट में डायरेक्ट ए टू कन्वे 98 बीघास, मतलब कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मॉनेटरी कंपेंसेशन नहीं चाहिए मेरे को, 98 बीघा मतलब 98 बीघा चाहिए, तो 98 बीघा देने के लिए बोलेगा किसको? ए को बोलेगा। किसको देना है? बी को। टू बी एंड कंपेंसेट फॉर द रिमेनिंग 2 बीघास, और जो 2 बीघा उसके पास है ही नहीं वो देगा कैसे? तो उसका पैसा, तो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, पार्ट परफॉर्मेंस हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट का, समझ में आ रहा है? आधा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 100 बीघास, 100 में से 98 बीघास का, तो उसने उसको बोला कि भैया उसको बेचो, उसको 2 98 बीघास एंड 2 बीघा का रिफंड कर दो, कंपेंसेट कर दो 2 बीघा का। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, उसके पास है ही नहीं, देगा कैसे? चलो सबसेक्शन 3 क्या कहते हैं? इफ ए पर, ये भी एक प्रकार का एक्सेप्शन है सबसेक्शन 3, ठीक है। If a party cannot perform the whole contract and the underperformed part is either substantial or
compensable by money, the defaulting party cannot seek specific performance. डिफॉल्टिंग पार्टी, डिफॉल्ट पार्टी मतलब कौन होता है? जिसने क्राइम किया, जिसने गलती की। डिफॉल्टिंग पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग नहीं सकता। सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो जिसके साथ गलत हुआ है वो मांगता है ना सर। तो डिफॉल्टिंग पार्टी कैसे मांग रहा है? मतलब जिसने गलत किया वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों मांग रहा है? वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसको लगता है कि कंपेंसेशन अगर देने जाए हम तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, और जो मैंने प्रॉमिस किया वही अगर उसको मैं दे दूँ तो मेरा कम खर्चा होगा, मेरा कम बर्डन होगा। तो इसलिए डिफ़ॉल्टर जो है वो खुद कह रहा है कि नहीं तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले लो, ठीक है, तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत रिलीफ मांग लो, तुम सीधा कंपेंसेशन ना मांगो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसमें कोर्ट क्या कहेगा पता है? देखो, इफ अ पार्टी कैन नॉट परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, एंड द अनपरफॉर्म्ड पार्ट, जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है, इज ईदर सब्सटेंशियल और नॉट कंपेंसेबल बाय मनी, और नॉट कंपेंसेबल बाय मनी। याद रखना, ईदर सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है कि वो कंपेंसेबल है विथ मनी, ठीक है। जो अंडर परफॉर्म्ड है ना, जो परफॉर्म नहीं किया है, ये वाला पकड़ लो ना, ये परफॉर्मेंस नहीं हुआ है ना, तो दो हो सकता है, या तो वो कंपेंसेटेबल है या तो कंपेंसेटेबल नहीं है। अगर ऐसा कोई केस है जहां पे कंपेंसेटेबल है, कंपेंसेटेबल नहीं है, तो जो डिफेंडेंट है ना, जो डिफेंडेंट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। इस वाले जो अनपरफॉर्म्ड एरिया है ना कॉन्ट्रैक्ट का, उसके लिए वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। पकड़ लो ये 100 बीघास ऑफ लैंड जो है, वो 2 बीघा जो उसने नहीं बेचा, जज ने वो क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि भैया कंपेंसेट कर दो। वो कह रहे हैं नहीं, मेरे को कंपेंसेट नहीं करना है, मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत ही तुमको उसका रिलीफ देना है। तो वो डिसाइड डिफेंडेंट नहीं कर सकता, डिफेंडेंट नहीं मांग सकता, डिफेंडेंट कैनॉट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्यों नहीं? सिंपल चीज है, एक फंडा दिमाग में याद रखना हमेशा, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता है। हम लोग पढ़ ही रहे हैं एक्सेप्शन जहां पे अपने को पता चला कि यार सुनना, जहां पे अनपरफॉर्म्ड पार्ट होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, उसके लिए हम लोग कंपेंसेशन मांग सकते हैं, कंपेंसेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो अनपरफॉर्म्ड पार्ट के लिए जो डिफॉल्टर है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। चलो, द कोर्ट में ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट दैट कैन बी परफॉर्म्ड इफ द अदर पार्टी pays the agreed consideration minus the value of the underperformed part, or pays the full consideration without abatement, relinquishes all claims for performance of the remaining part and compensation for any deficiency or loss। बहुत सिंपल है, अच्छे से समझना है क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो, कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा बताओ? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट ऑर्डर करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस पार्ट का? ऑफ द पार्ट दैट कैन बी परफॉर्म्ड, कि दैट कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है, वो परफॉर्मेंस हो सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट में ऑर्डर। याद रखना कि पकड़ लो ये वाला पार्ट जो इसने, ये जो 2 बीघास ऑफ लैंड है ना, 2 बीघा, ये वाला पार्ट सुनो ना, ये जो 2 बीघा है ना, ये वाला पार्ट सुनो, ये पार्ट अगर परफॉर्म हो सकता है स्पेसिफिक, नॉर्मली हमने क्या देखा, कंपेंसेशन मांग लिया ना इसका 2 बीघा का। कोर्ट को अगर लगा, कोर्ट को अगर सही लगा तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत डाल सकता है कुछ पार्ट ऑफ द लैंड। पकड़ लो 2 बीघा था, 1 बीघा डाल दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और 1 बीघा का कंपेंसेशन बोल दिया। ये कोर्ट के ऊपर है, लेकिन तुम एज अ डिफॉल्टर तुम नहीं मांग सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तुम कोर्ट को नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे को कंपेंसेशन नहीं करना, मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत ही आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं बोल सकते तुम, ठीक है। अब देखो, कोर्ट बोल सकता है ना, द कोर्ट में ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कैन बी परफॉर्म्ड इफ द अदर पार्टी, वो परफॉर्मेंस हो सकता है
जो अदर पार्टी है वो pays the agreed consideration minus the value of the unperformed part और pays the full consideration without abatement. abatement मतलब सर without any बताओ ना, रिडक्शन, या तो रिडक्शन कह सकते हो, कम करना कह सकते हो, उसको कम करके फुल कंसिडरेशन दिया. लाइन पर की तो समझ में आ रहा भाई मेरे, पूरा कंसिडरेशन दे दिया विदाउट एनी फुल कंसिडरेशन दिया है विदाउट कोई पैसा कम किए हुए. ठीक है, समझ में आ रहा है. या तो पार्टी ने आधा पैसा दे दिया है, पार्टी पेज द अग्रीड कंसिडरेशन माइनस द वैल्यू ऑफ अंडर परफॉर्म्ड पार्ट, मतलब जितना परफॉर्म किया है उतना पैसा उसको दे दिया है ऑलरेडी. जितना परफॉर्म किया है उतना पैसा पूरा दे दिया. ये हो सकता है एक पॉइंट, या ये भी हो सकता है कि पूरा ही पैसा दे दिया, जो परफॉर्मेंस नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट का उसका भी पैसा एडवांस में दे दिया था. दोनों केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो लागू कर सकता है. ठीक है. relinquishes all claim for performance of the remaining part and compensation for any deficiency or losses. relinquish कर दिया किसने? plaintiff ने. ऑल द क्लेम, जो भी क्लेम था वो रिलिंक्विश कर दिया. रिलिंक्विश मतलब ख़त्म कर देना. क्लेम फॉर परफॉर्मेंस, किस चीज़ का ख़त्म किया है क्लेम? परफॉर्मेंस का. उसने प्लेंटिफ ने जाके कोर्ट में बोला था परफॉर्मेंस चाहिए, अब कह रहा है कि नहीं चाहिए. क्यों? ऑफ द रिमेनिंग पार्ट एंड कंपेंसेशन फॉर एनी डिफिशियंसी और लॉसेस. अगर बाई चांस ये जो प्लेंटिफ है वो भी जाके कह रहा है कोर्ट में कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, ठीक है, कंपेंसेशन दे दो, या फिर कंपेंसेशन भी नहीं चाहिए, वो कोर्ट के ऊपर है. द कोर्ट में ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ठीक है, वो कह रहा है कि कंपेंसेशन कर दो डिफिशिएंसी या लॉस का, कोर्ट कह रहा है कि नहीं मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये कोर्ट के ऊपर है. ठीक है, दैट कैन बी परफॉर्म्ड. कोर्ट को अगर लग रहा है कि इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है तो वो परफॉर्म करवाएगा. किससे बताओ? डिफेंडेंट से करवाएगा. ठीक है. अच्छा, सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 कहता है इफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एंड शुड बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड सेपरेटली फ्रॉम अनदर पार्ट दैट कैनॉट बी परफॉर्म, द कोर्ट में डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट. सुनो, अगर ऐसा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है तो कोर्ट के ऊपर है ना कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएगा कि नहीं कराएगा. ये हम लोग जो ये दोनों केसेस देखा है ना, ये दोनों केसेस में हम लोगों ने ये देखा है, ये समझा है, ये जाना है. ये दोनों केसेस में, ये ए में बी में भी हम लोगों ने देखा है, जहाँ पे कोर्ट क्या कर रहा है बताओ? कोर्ट कर रहा है कि भैया उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना है. ठीक है, तो कोर्ट के ऊपर है. सबसेक्शन 4 भी यही कहता है, एक प्रकार से कहता है कि इफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एंड शुड बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस हो सकता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगा. कोर्ट के ऊपर है. सेपरेटली फ्रॉम अनदर पार्ट दैट कैनॉट बी परफॉर्म्ड, एक पार्ट है जो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, उसके पास 2 बीघा लैंड है ही नहीं, वो देगा कैसे? उसका तो कंपेंसेशन करवा लो. लेकिन जो 98 बीघाज ऑफ लैंड है, पकड़ लो ना, ये केस पकड़ लो ना यार, पकड़ लो, ये केस पकड़ लो. देखो, ए ने बी को सेल किया 92 बीघाज ऑफ लैंड. ठीक है, 92 बीघाज ऑफ है. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 100 बीघा और ए के पास एक्चुअली में है सिर्फ 98 बीघा. बताओ कॉन्ट्रैक्ट का कितना हिस्सा जो है परफॉर्मेंस हुआ नहीं? बी को एक्चुअली में उसने सेल किया 92 बीघा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 100 बीघा. तो कितना बीघा का परफॉर्मेंस नहीं हुआ? हाँ, 8 बीघा का परफॉर्मेंस नहीं हुआ. अब के 8 बीघा हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं? नहीं सर. क्यों? क्योंकि उसके पास 8 बीघा नहीं है. तो कितना है?
कितना है सर? 6 बीघा तो है सर, क्योंकि उसके पास 98 बीघाज है एक्चुअली में, तो 6 बीघाज तो है। तो 6 बीघा कोर्ट क्या डायरेक्ट करेगा? 6 बीघा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ, ठीक है। 6 बीघा अलॉन्ग विद द 92 बीघा, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ, जितना कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो वाला। और बाकी का जो 2 बीघा होगा, क्योंकि 100 बीघा सेल किया था ना एक्चुअली में, उसका कंपेंसेशन करवा दो। समझे? समझे क्या भाई? चलो, ये हो चुका है। जनरल रूल हम लोगों ने समझा है। ये कौन सा रूल हम लोग पढ़ रहे हैं? पार्ट परफॉर्मेंस का। किसका? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। किसके ऊपर होता है डिसीजन लेना? कोर्ट के ऊपर से। एक्सेप्शंस देखें हम लोग जहाँ पे पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, नॉर्मली जनरली होता है क्या? नहीं होता है सर, लेकिन एक्सेप्शन है क्या? हाँ सर, ये वाला एक्सेप्शन है, पढ़ लिया हम लोगों ने। अच्छा, हम लोगों ने ऊपर में देखा है इनएबिलिटी टू परफॉर्म। इसका डेफिनेशन क्या है? अ पार्टी इज डीम्ड अनेबल टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट इफ द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टिंग एट द कॉन्ट्रैक्ट डेट हैज सीज टू एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, तुम कोर्ट में गए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तुम कोर्ट में गए, बोले कि सर, ए गया कोर्ट में, बोले कि सर बी ने परफॉर्मेंस नहीं, मतलब बी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से उसने परफॉर्मेंस नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। कोर्ट ने पूछा कितने तारीख में हो जाना चाहिए था? पकड़ लो 1 अगस्त में हो जाना चाहिए था। आज कितना तारीख है? पकड़ लो 4 अगस्त। अब बी जाके कोर्ट में कह रहा है सर 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 हम दे देंगे, सर हम दे देंगे, हमारे ऊपर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये वो नहीं लगवाओ, हम दे रहे हैं। कोर्ट बोलेगा तुम तो ऑलरेडी फेल हो चुके हो, इनएबिलिटी टू परफॉर्म। हम लोग इस केस को जो है एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारा डेट पार हो चुका है। अगर डेट पार नहीं होता तब मैं मानता, तब मैं कहता कि जाओ दे दो उसको जो तुमने प्रॉमिस किया था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ठीक है। लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट में डेट भी खत्म हो चुका है, तो क्या हम लोग इसको एडमिशन लेंगे? इस प्रकार के सूट को एडमिशन लेंगे, एडमिट करेंगे? हाँ करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इनएबिलिटी टू परफॉर्म समझ में आ चुका है। आप इनएबल हो चुके हो परफॉर्म करने से। ये कोर्ट जो है बोल सकता है किसको बोल सकता है? डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट बोलेंगे नहीं सर मैं तो एबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा। बोलेंगे नहीं, तुमको दे देना चाहिए था उस डेट के अंदर, लेकिन तुमने दिया नहीं, तो तुम इनएबल हो चुके हो, ठीक है। इनएबिलिटी हो चुका है तुम्हारा परफॉर्मेंस करने का। अब तो तुम्हारे ऊपर कोर्ट का चक्कर होगा, केस होगा। समझ चुके सर? बहुत बवाल वाला चीज़ हो रहा है सर यहाँ पे। सेक्शन 13 देखेंगे हम लोग। सेक्शन 13, राइट ऑफ परचेसर और लीजी अगेंस्ट पर्सन हु नॉट टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, ठीक है। सिंपल चीज समझो, कोई परचेसर है, कोई लीजी है। परचेसर मतलब मैंने लैंड खरीदा तुमसे, लीजी मतलब मैंने लीज पे लिया लैंड तुमसे। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम कौन हो? तुम हो 420, चाची 420 हो तुम हो चाची 420। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि तुम्हारा टाइटल ही नहीं है इस लैंड के ऊपर, तुम मालिक ही नहीं हो इस लैंड का, तुम्हारा टाइटलमेंट ही नहीं है इस लैंड के ऊपर, तुम कैसे हमको बेच दिए बे? समझ में आ रहा है? देखो, सेक्शन 13 outlines the right of a purchaser or lessee when dealing with a seller or lessor who lacks full or proper title of a property. फुल टाइटल उसके पास है ही नहीं, वो 2 भाई मिलके प्रॉपर्टी का मालिक है, एक भाई ने प्रॉपर्टी बेच दी, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों भाई मिलके बेचना पड़ेगा ना। या तो प्रॉपर टाइटल नहीं है, तुम तो मालिक हो ही नहीं, तुम मालिक हो ही नहीं, तुम कैसे बेच सकते हो? तो द की राइट्स इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ द टाइटल इफ द सेलर और लेसर later acquires a proper interest in the property, the purchaser or lessee can force them to honor the contract using the new interest. इसका मतलब ये है कि पकड़ लो, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचा, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचा, लेकिन ए के पास पकड़ लो 2 तारीख को 2 को बेचा, ठीक है, बी को प्रॉपर्टी, लेकिन 2 तारीख को तो ए मालिक ही नहीं था प्रॉपर्टी का। नो एंटाइटलमेंट, नो टाइटल।
नॉट दी ओनर, तो तुम कैसे बेच सकते हो? तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला एक्ट क्या कहता है पता है? कहता है कि सुन, अगर ए ने बाद में जाके इस प्रॉपर्टी को अक्वायर किया, ए ने फॉर एग्जाम्पल 4 को, नेक्स्ट महीने के 4 तारीख को उसने प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? ए रियली मालिक है, रियल में मालिक है। तो बी तब ए को फोर्स कर सकता है कि तुमने जो सेकंड को कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ, प्रॉपर्टी मुझको दोगे, मैंने पैसा तुमको देना है, वो कॉन्ट्रैक्ट तुम ऑनर करो। ऑनर मतलब उसको एक्सेप्ट करो, समझ में आ रहा है? उसको वैलिड बनाओ, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक अब तुम हो, तो तुम बनाओ इसको वैलिड, तुम उसको ऑनर करो, समझे? तो इफ द सेलर or lessor later acquires a property interest in the property, the purchaser or lessee can force them to honor the contract using the new interest। ठीक है, नया इंटरेस्ट मिला है ना भैया, इंटरेस्ट मतलब नया टाइटल मिला है तुमको, अभी मालिक बने हो तो दे दो प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ऑलरेडी। आगे देखते हैं, थर्ड पार्टी कंकरेंस। देखो ये ना दिमाग को थोड़ा खोलो, दिमाग को थोड़ा भगाओ, दिमाग को बोलो भैया ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस करवाओ दिमाग से। क्यों सर? क्योंकि समझो एक चीज, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोर्ट में गया ए एंड बी, ठीक है, ए ने बेचा बी को, बी गया कोर्ट में, बी जाके बोल रहा है कि ये मेरे को प्रॉपर्टी बेचा, वो तो प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है। ये बी को बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं था, अभी प्रॉपर्टी का मालिक है, लेकिन पहले जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब वो प्रॉपर्टी का मालिक था ही नहीं, तो वो मुझको कैसे बेच सकता है अभी, लेकिन एक्चुअल मालिक है वही। तो जो डिफेंडेंट है ए, वो तो कह सकता है ना, सर मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना बी के साथ, तब उस प्रॉपर्टी का मालिक मैं था ही नहीं, तो प्रॉपर्टी जो मैंने बेचा वो तो वैलिड नहीं होगा, तो कंपेंसेशन वगैरह करवा के ख़त्म करते काम। कोर्ट बोलेगा नहीं बाबा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगवाएंगे तेरे ऊपर, मतलब तू तो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं था पहले, लेकिन अब तो है ना, तो अब दे दे उसको तेरा प्रॉपर्टी, समझे? थर्ड पार्टी concurrence, if validating the title requires approval from others, the purchaser or lessee can compel the seller or lessor to obtain such approval or conveyance from the third party। अगर थर्ड पार्टी इंटरवेंस, रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जो परचेसर है, जो लेसी है, वो फोर्स कर सकता है सेलर को, लेसर को, कि भैया सुन, तू उस पार्टी से, थर्ड पार्टी से अप्रूवल ले, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। अगर अप्रूवल लेने का रिक्वायरमेंट है तो वो फोर्स कर सकता है। अच्छा, ये लेसर को लेसी कौन होता है सर? ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे तारे ज़मीन पर है। सुनो, जब तुम लीज पे देते हो ना कोई भी प्रॉपर्टी, तब दो बंदा होता है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। अब सुनो, ये जो लेसर होगा वो बंदा है जो देता है, गिव, और लेसी वो बंदा है जो लेता है, टेक। Who gives on lease, he is a lessor. Who takes on lease, he is a lessee. Is that clear, brother? ठीक है, चलो। Encumbered property. If the property is mortgaged, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है, तो तू मुझको सेल कैसे कर सकता है? प्रॉपर्टी का जो ओनर था उसने क्या किया पता है? उसने बैंक से लोन लिया था और मॉर्टगेज के हिसाब से उसने दे दिया प्रॉपर्टी। परचेसर क्या करेगा? द परचेसर कैन रिक्वायर द सेलर टू रिडीम द मॉर्टगेज एंड सिक्योर अ वैलिड डिस्चार्ज नेसेसरी कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्टगेज। मतलब ये है कि ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दिया, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बेच दिया प्रॉपर्टी।
बी को बाद में पता चला कि ए ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा रखा था बैंक के पास, क्योंकि ए ने लोन लिया था बैंक से पहले। तो बी जो है ना, ये जानने के बाद वो फोर्स कर सकता है ए को कि तू लोन अभी के अभी पूरा लोन कंप्लीटली उसको दे दे, बैंक का लोन जो है उसका पेमेंट कर, पेमेंट करने के बाद प्रॉपर्टी मेरे को दे दे। तो तुमको ये एक प्रकार का फोर्सफुल एक्टिविटी दिखाई दे रहा है इस चैप्टर में, जो फोर्स किया जा रहा है डिफेंडेंट को। कितने सारे प्रोविजंस पढ़े हम लोग, हर प्रोविजन में दिखाई दे रहा है कि ये जो डिफेंडेंट है उसको हम लोग फोर्स कर रहे हैं कि भैया प्रॉपर्टी जो है या फिर जो कोई भी चीज़ है वही चाहिए मेरे को कंपेंसेशन वगैरह नहीं चाहिए। इसीलिए इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहा जाता है। इस चैप्टर को समझ में आ रहा है, जहाँ पे तुमको कंपेंसेशन नहीं चाहिए, तेरे को चाहिए क्या, वही चीज़ जो प्रॉमिस हुआ था। समझ में आ रहा है? इसलिए हर जगह पे तुमको ज़बरदस्ती गुंडागर्दी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो गुंडागर्दी है नहीं, फ़न के लिए मैं बता रहा हूँ, फ़न। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। इफ़ अ सूट for specific performance by the seller or lessee is dismissed due to lack of title, the purchaser or lessee is entitled to a refund of any deposit, interest, cost and a lien of the seller। अब देखो सिंपल चीज़ है, हम लोग कोशिश तो करेंगे पूरा पूरा, है ना, कि भैया जिसने सेल किया उसको हम लोग फोर्स करेंगे कि तू लोन का रीपेमेंट कर, फिर उसके बाद मेरे को प्रॉपर्टी दे। हम उसको फोर्स कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी का अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल ले ले, उसके बाद प्रॉपर्टी मेरे को दे। तो ऐसे करके हम बहुत प्रकार से फोर्स कर सकते हैं। लेकिन एट दी एंड अगर हुआ ही नहीं, जिसने एक्चुअली में सेल किया होगा प्रॉपर्टी, वो हुआ ही नहीं, मतलब वो ले ही नहीं पाया अपने नाम, है ना, अपने नाम नहीं ले पाया, तो क्या होगा? तो सीधा बोल रहा है कि कंपेंसेट कर दे भाई, जितना तूने पैसा लिया था वो पैसा रिटर्न कर दे। अब फाइनली देखो, हम लोग एक तरीका होता है, या तो डायरेक्टली हम लोग कहते हैं कि कंपेंसेशन दे दो। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कंपेंसेशन के बारे में नहीं कह, हम लोग पूरे पॉसिबिलिटीज़, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़, सारे पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे कि भैया प्रॉपर्टी मिल सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है, लास्ट में जाके फिर कंपेंसेशन, डिपॉजिट, जितना भी इंटरेस्ट, कॉस्ट, लीन जितना भी हो गया वो दे दो मेरे को वापस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सेक्शन 14, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सेबल नहीं है? ये जो है ना, ये होमवर्क है, थोड़ा तो भैया मैं तुमको पढ़वाऊंगा, इंटरप्रिटेशन सिखवाऊंगा। अगर नहीं हो रहा है तो कैसे जाके CS बनोगे भाई मेरे, सिंपल से बात है। एक मैं करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स। कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन क्या इन्वॉल्व करता है पता है? कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिन्यूअस ड्यूटी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंटिन्यूअसली, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है, ऐसा कुछ ड्यूटी जो है उसका प्रॉमिस किया गया है जहाँ पे कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। तो कोर्ट जो है ना, ये जो कोर्ट है वो सुपरवाइज कर सकता है कंटिन्यूअस एक्टिविटी डेली, अब से लेके 100 साल तक कंटिन्यूअस एक्टिविटी सुपरवाइज कर सकता है? नहीं। तो ऐसा अगर चीज़ है, देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे क्या होता है, जो प्रॉमिस किया गया है वही ना मिलता है ना। कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस किया गया है वही ना मिलता है। अब प्रॉमिस ऐसा है जहाँ पे कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकता है, कोर्ट लागू करवा सकता है। क्योंकि अगर कोर्ट ने लागू करवा दिया तो ये कोर्ट का ड्यूटी होगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अच्छे से हो रहा है कि नहीं वो देखा जाए। हाँ नहीं ना, तो उस वक्त जो है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम लोग मांग नहीं सकते अगर कंटिन्यूअस है तो। कोर्ट के पास टाइम थोड़ी ना है। और एक करवा दूँ, a contract which is so dependent on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce specific performance of its material term। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे पर्सनल क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करता है, तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो, पार्टीज क्वालिफाइड ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है पता है? सुनना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, कहा सुनना मैं तेरे को चंद्रयान का सैर करवाऊंगा, ठीक है, तुझको बस 2 करोड़ देना है मेरे को, ठीक है। अच्छा, ए ना तो नासा से बिलोंग करता है,
ना तो इसरो से बिलोंग करता है, तो चंद्रयान कहीं से कराएगा भैया? कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में शेयर कराएगा चंद्रयान का? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है, तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाए बताओ? बोगस है, बोगस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे तुमने उल्टा सीधा लिख के रख दिया है जो तुम कर ही नहीं सकते, उसका परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। और भी इतना सिंपल बंदा, इतना घोचू, जिसने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा चांद पे जाऊंगा मैं, तो ठीक है 2 करोड़ ले ले। तो ऐसा समझ में आ रहा है? तो ऐसा अगर कुछ है तो कोर्ट लागू कर सकता है? नहीं कर सकता है ना भाई मेरे, सिंपल चीज़ है यार। बाकी के दो होमवर्क बेटा। क्या हो रहा है, कुछ तो हुआ है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट। क्या एक्सपर्ट एंगेज हो सकता है? आंसर है यस। बाकी रीड करना है इसको, ठीक है। एक्सपर्ट मतलब कोर्ट को एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, कोर्ट को अगर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, वो क्या एक्सपर्ट एडवाइस मंगवा सकता है किसी से? हाँ, यस। रीड करना बाकी। हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है? सिंपल चीज बताता हूं मैं, 1-2 करवाऊंगा, बाकी होमवर्क। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी हो तो तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मंगवा सकते हो कोर्ट से, मांग सकते हो, डिमांड कर सकते हो, अपील कर सकते हो कोर्ट से कि भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए मेरे को। रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रिंसिपल, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव मांग रहा है, क्या हो सकता है? हाँ पॉसिबल है। रिप्रेजेंटेटिव तुम्ही को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तुम बीमार हो चुके हो, तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं है कोर्ट जाने के लिए, तो तुम एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करोगे, क्या वो हो सकता है? हाँ, वो मांग सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तुम्हारे भी आप पे। हाँ, बाकी होमवर्क बेटा, बाकी बेटा होमवर्क। क्यों मैं दे रहा हूँ होमवर्क? थोड़ा दिमाग तो खुले बेटा तेरा। पर्सनल बार टू रिलीफ, ये सेम चीज़ है, ऊपर से रीड करना। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो सकता है? कैनॉट बी एनफोर्स्ड, ठीक है। अच्छा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिक इनफोर्सिएबल। तो ऊपर में हम लोग ने देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी के नीचे है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। सिंपल चीज़ है, इसको रीड करना है। Who knowing himself not to have any title to the property has contracted to sell or let the property. A contract to sell or let any immovable property cannot be specifically enforced. जब हम लोग इन्फोर्स कर ही नहीं सकते, क्यों कर नहीं सकते? तुम्हारा है ही नहीं प्रॉपर्टी, जो तुमने बेच दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो तुम्हारे नाम का अगर प्रॉपर्टी नहीं है और तुम बेच रहे हो, तो उसको इन्फोर्स कैसे करवाए? कोर्ट कैसे इन्फोर्स करवाए उस चीज़ को, बताओ? सिंपल चीज़ है, ठीक है। कोर्ट इन्फोर्स कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं करवा सकता सर? क्योंकि वो तुम्हारे नाम पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे मांग सकते? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब वो कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है, प्रॉमिस जो किया गया है, वो बेटा मालिक ही नहीं है वो। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रीड करना है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इंजंक्शन वगैरह, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, इसको रीड करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन कर लेना एक बार। कोर्ट क्या कंपेंसेशन अवार्ड कर सकता है? हाँ, एडिशनल कंपेंसेशन, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं तब कंपेंसेशन विथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपेंसेशन भी तुमको दिलवाना। गाइडलाइंस फॉर कंपेंसेशन, क्लेम रिक्वायरमेंट, मतलब अगर तुम रिक्वायरमेंट मांग रहे हो, क्लेम कर रहे हो, तो उसका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा टाइम हो गया कि जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, तो बेटा कंपेंसेशन तो अनिवार्य है। चलो आगे देखेंगे हम लोग, इसको रीड करना है अच्छे से। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सेक्शन 26 addresses the rectification of a contract or other written instrument when it fails to express the true intention of the parties due to fraud or mutual mistake. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तुमने बिल्ड किया है जहां पे तुमने मिस्टेक किया है, कॉन्ट्रैक्ट में ही मिस्टेक है,
कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के वजह से वो जो है उनने मिस्टेक किया है, या तो मिस्टेक हुआ है या तो फ्रॉड हुआ है तुम्हारे साथ, तो क्या हम लोग उसका रेटिफिकेशन करवा सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन हो सकता है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं कि तुमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तुम सूट फाइल कर रहे हो, तुम सूट फाइल कर सकते हो रेक्टिफिकेशन के लिए भी। ठीक है, प्लीडिंग फॉर रेक्टिफिकेशन डिफेंडेंट्स रिक्वेस्ट, डिफेंडेंट इन सच अ सूट कैन सीक रेक्टिफिकेशन। जो डिफेंडेंट है वो भी रेक्टिफिकेशन करवा सकते कि सर गलती हो गया कॉन्ट्रैक्ट में, देखो आप उस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर तुम करवा दोगे तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, इससे अच्छा हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन के लिए डिफेंडेंट ने खुद ही सूट फाइल किया है। ठीक है, जो गलती हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में उसको रेटिफाई करवाते हैं। प्लीडिंग फॉर रेक्टिफिकेशन मतलब ये यहाँ पर भी प्लेंटिव जो है वो कह रहा है सर मेरा राइट है इस कॉन्ट्रैक्ट में, आप थोड़ा रेक्टिफाई करवा दो, यहाँ पे गलती हुआ है। तो क्या प्लीडर जो है प्लेंटिव जो है कर सकते हैं? हाँ, प्लीड कर रहा है रेक्टिफिकेशन के लिए। अब और एक केस है जहाँ पे दोनों पार्टी आ सकते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन, या तो दोनों पार्टी आ रहा है, या तो प्लेंटिव आ रहा है, या तो डिफेंडेंट आ रहा है फॉर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन सर कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा बनाया है जो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, तो तब जो कि हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई करवा देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट, इंजंक्शन कब रिफ्यूज होता है? सबसे पहले तो ये समझो कि इंजंक्शन का मतलब क्या होता है। इंजंक्शन का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ लॉ टू डू और नॉट डू समथिंग। ठीक है, ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है फ्रॉम द कोर्ट। अब ये कैसा ऑर्डर हो सकता है? या तो कुछ डू करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए, तो डू और नॉट डू। अब वो कौन सा चीज़ है जो डू हो सकता है, जो नॉट डू हो सकता है, उसका लिस्ट है, वो एक बार रीड कर लेना है। इसको एक दो करवा दूं मैं सर? हाँ देखो, रैंडम सा करवाते हैं। सबसे छोटा वाला लाइन कौन सा है? देखो सर सबसे छोटा क्यों? सर सबसे बड़ा वाला कराओ ना सर, सबसे बड़ा। अच्छा ए वाला सबसे बड़ा है, वही करते हैं बेटा। बहुत इजी है, थोड़ा इंटरप्रिटेशन मुझको सीखना होगा वरना दिमाग नहीं खुलेगा। ये जो न्यूरोलॉजिकल तार है ना तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, न्यूरॉन्स है, वो उसका बिल्डअप नहीं होगा। अच्छा देखो, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन, क्या हो रहा है यहाँ पे? कोर्ट तुमको क्या करेगा? डू या तो नॉट डू। देखो, गिव्स अ लिस्ट ऑफ केसेस व्हेन इंजंक्शन कैनॉट बी ग्रांटेड, इंजंक्शन ग्रांट नहीं हो सकता है। इट सेज दैट एन इंजंक्शन कैनॉट बी ग्रांटेड टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट अ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। ऑलरेडी जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ठीक है, इन विच द इंजंक्शन इज सॉट, जहां पे इंजंक्शन सॉट किया गया है, अनलेस सच रिस्ट्रेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीसिपिलिटी ऑफ प्रोसीडिंग। तुम्हारा ऑलरेडी एक कोर्ट में तुमने इंजंक्शन मांग रखा है, ठीक है। इंजंक्शन क्या होता है सर? कोर्ट कहता है पार्टीज को ये करो या ना करो, ठीक है। वो इमीडिएटली नेसेसिटी होता है उस चीज़ का, ठीक है, कि अभी रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को करने के लिए या तो ना करने के लिए। तो पार्टीज जो है कहता है कि देखो पकड़ लो, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है ना, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस हुआ है और प्रॉपर्टी जो है, जो डिफेंडेंट है वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, केस ख़त्म होने से पहले प्रॉपर्टी बेच दे रहा है। तो जो प्लेंटिव है वो जाएगा कोर्ट में, कहेगा कि सर इंजंक्शन पास करवाओ, प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको रोको। तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि तुम प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, डू और नॉट डू, नहीं बेच सकते जब तक कि ना जजमेंट आ जाए। ये समझ में आ चुका है सर? हाँ ये समझ में आ चुका। अच्छा एक बात समझो अच्छे से, यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पे ये बोला गया ऑलरेडी तुम्हारा इंजंक्शन किसी कोर्ट में पेंडिंग है, तुम दूसरे कोर्ट में आ चुके हो इंजंक्शन के लिए। तो मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग यहाँ पे एक चल रहा है, दूसरी जगह पे और एक बार चलेगा। तो इसलिए दूसरा कोर्ट जो है ना वो मना कर देता है, कहता है कि देखो तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ पे पेंडिंग है, तुम वहीं पे जाओ, हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते तुमको इंजंक्शन। क्या है, समझ में आ रहा है? एक कंप्लीट हो चुका है, बाकी रीड कर लेना, बच्चे वाला टॉपिक है भाई मेरे। ओहो, इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है भाई, बढ़िया। अच्छा ये क्वेश्चंस है, इसको कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, दिल और दिमाग खोल जाएगा पूरा, इसको लिख लेना है, ठीक है।
चलो टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है और मैं कुछ ना कुछ करवाता रहूँगा, प्रैक्टिस वगैरह, तुम्हारा दिमाग खुलता रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।